अयोध्या में जमीन का नया जिन। जी हां, अभी कुछ दिन पहले तक 2.5 करोड़ की जमीन का ट्रस्ट को 18 करोड़ से ज्यादा में बेचे जाने का मामला ठंडा तक नहीं हुआ था। अब एक और जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर विवाद है। इस बार अयोध्या के मेयर के भतीजे पर लाखों की जमीन राम मंदिर तीर्थ निर्माण ट्रस्ट को करोड़ों में बेचने का आरोप लगा है। नहीं छूट रहा विवादों का दामन। विवादों में एक और जमीन खरीद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आरोप। आपको समझ में आया? आपके चंदे का क्या हो रहा है? प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है? मेयर के भतीजे ने लाखों की जमीन करोड़ों में बेची। अयोध्या में जमीन खरीद का एक और विवाद सामने आया है। आरोप है कि 20 लाख की जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचा गया। खबरों के मुताबिक सिर्फ 3 महीने के भीतर 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेची गई। जमीन घोटाले के ये नए आरोप आप सांसद संजय सिंह ने लगाए हैं। संजय सिंह ने पहले की तरह इस मामले में भी राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और भाजपा को घेरा है। ये एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। ये जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। महंत देवेंद्र प्रसाद 20 लाख रुपए में दीप नारायण उपाध्याय को जमीन बेचते हैं। 20 फरवरी 2021 को यह सौदा होता है। गवाह के तौर पर वेद नारायण पांडे और पवन तिवारी मौजूद होते हैं। दीप नारायण उपाध्याय राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को ये जमीन 2.5 करोड़ रुपए में बेचते हैं। ये सौदा 11 मई 2021 को होता है और गवाह के तौर पर अनिल मिश्रा और राजकुमार दास होते हैं। जमीन 890 वर्ग मीटर की करीब 12 गुना ज्यादा कीमत पर जमीन बेची गई। इस नई जमीन खरीद फरोख्त में जिस दीप नारायण का नाम सामने आ रहा है वो अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे हैं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया। वहीं आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी निशाना साध रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हर दिन अयोध्या में भूमि खरीद के नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में डीलर से खरीदने के बाद अब मेयर के भांजे से 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। श्रद्धालुओं का पैसा रामलला के भव्य मंदिर का है, मनमानी के लिए नहीं। नई जमीन विवाद के सामने आते ही एक बार फिर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने इस विवाद पर पीएम से दखल देने की मांग की। जो पहले जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीदने के बाद वहां अयोध्या के निजी जमीन को खरीदकर ट्रस्ट को देने का काम करते हैं, पूरी तरह यह साबित है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। मुख्यमंत्री मौन क्यों है? प्रधानमंत्री मौन क्यों है? जब वहां के महंत नित्यदास गोपाल जी, वहां के पुजारी यह बात कहते हुए थक नहीं रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? तो वहीं सपा ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की हर रजिस्ट्री और बेनामी की जांच कराए जाने की मांग की है। ट्रस्ट द्वारा जितनी भी रजिस्ट्रियां कराई गई हैं, जितने बैनामे कराए गए हैं, मैंने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग की थी कि सबकी जांच करा ली जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलरों ने और लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने मिल करके, जो लोगों ने भगवान श्री राम के नाम पे समर्पण किया है, भव्य राम मंदिर के निर्माण में जो सहयोग किया है, उस सहयोग के साथ लूट किया जा रहा है। महज एक सप्ताह के अंदर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट से जुड़ी जमीन खरीद में 2 बार विवाद सामने आ चुका है। हालांकि आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये मामलों की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भूले तो होंगे नहीं वो वक्त जब कोरोना का आतंक बढ़ा था तो लॉकडाउन का सहारा लेना ही पड़ा था।
कोरोना पर काबू तब आया जब 1 जून लॉकडाउन को शर्त खत्म करने की पहल हुई। ये सारी चीजें तो एक साइड है, लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखेंगे और अंदाजा लगा पाएंगे कि जब 21 जून सोमवार से रेस्टोरेंट, मॉल, ये तमाम चीजें खुलेंगी तो लोगों की लापरवाही का लेवल होगा क्या? क्योंकि वायरस को लापरवाहों का न्योता खुलेआम। ये देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए लगाई गई ज्यादातर पाबंदियां अब खत्म होने जा रही हैं। सोमवार 21 जून से यूपी में रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले प्रदेश के लोगों की लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बढ़ते खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। एक ही नाव पर सवार इस भीड़ को देखिए। अभी कोरोना का खौफ पूरी तरह हटा नहीं है, लेकिन लोगों के बीच लापरवाही का आलम बताने के लिए आगरा में गंगा दशहरा की ये तस्वीर काफी है। एक ही नाव पर 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि दर्जनों लोग सवार हैं जो खुलेआम कोरोना को दावत दे रहे हैं। लेकिन लापरवाही की एक अकेली तस्वीर नहीं है। लोगों की ये भीड़ कोरोना काल में क्या कर सकती है और कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, शायद इसी जगह पर मौजूद किसी शख्स को इसका ख्याल है। ये तस्वीर भी गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी के दौरान की है। सैकड़ों लोग एक साथ मौजूद हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है और न ही मास्क की जरूरत नजर आ रही है। हापुड़ बॉर्डर के ब्रज घाट पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कोविड-19 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई और पुलिस प्रशासन के सारे बंदोबस्त फेल कर दिए। मथुरा में भी वीकेंड लॉकडाउन के दौरान कोरोना पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। वृंदावन में परिक्रमा से लेकर यमुना में डुबकी लगाने तक हर कहीं सिर्फ लापरवाही ही लापरवाही नजर आ रही है। मानो आस्था के आगे कोरोना घुटने टेक चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा दशहरा पूरे शबाब पर दिखाई दिया। घाटों पर लोगों की भारी भीड़ ने यहां भी कोरोना की दहशत को पीछे छोड़ दिया। लोगों ने जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई और आस्था के नाम पर कोरोना को दावत देने का काम किया। हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, पूरी बेफिक्री के साथ, पूरी लापरवाही के साथ। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनमें कोरोना को लेकर किसी तरह का कोई खौफ है। और घाटों पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कई जगहों पर तिल रखने तक की जगह नहीं बची हुई है। आप देख सकते हैं कि जो घाट हैं वो पूरी तरीके से गुलजार हैं और अरसे बाद ऐसा हो रहा है जब संगम का घाट कुछ इस तरीके से गुलजार है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ जमकर धज्जियाँ उड़ रही हैं, कोविड प्रोटोकॉल का कतई पालन नहीं हो रहा है। लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हुए हैं, हाथ में हाथ डालकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ 90% से ज़्यादा लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखा है। लोग पूरी तरीके से बेफिक्र हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महामारी पर आस्था भारी है। 21 जून को सोमवार से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के साथ पाबंदियों पर ज्यादा छूट दी जा रही है, जिसके तहत 21 जून से रेस्टोरेंट और मॉल खुलेंगे। मैरिज हॉल भी खोलने की तैयारी। 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे रेस्टोरेंट्स और मॉल। सिटिंग क्षमता के 50% ग्राहक बैठकर भोजन कर सकेंगे। वीकेंड को छोड़कर रात 9 बजे तक ये व्यवसायिक संस्थान खोले जा सकेंगे। अनलॉक की इस नई कवायद के साथ ज्यादातर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने से जुड़ी शर्तें कायम रहेंगी। वाराणसी में मॉल खोले जाने की तैयारी शुरू भी हो गई है। शॉपिंग मॉल के अंदर सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। दुकानों में भी साफ सफाई का काम हो रहा है। एंट्री के लिए मास्क अनिवार्य होगा। कल से खुलेंगी शॉपिंग मॉल की दुकानें और बनारस में तैयारियां ज़बरदस्त हैं। जो भी एंट्री पॉइंट पे लोग आएंगे, पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक होगा, नाम एंट्री होगी और उसके बाद अंदर एंट्री दी जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग और इसके साथ ही सैनिटाइज़र का प्रयोग कराया जाएगा। अगर मास्क नहीं है तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूरे मॉल की दुकानों को सैनिटाइज कर रही हैं और इस मॉल के भीतर जो लोग अपनी दुकानें खोल रखे थे वो स्वयं के द्वारा भी दुकानों की सफाई कर रहे हैं, दुकानों को सैनिटाइज कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल के साथ ही मैरिज हॉल भी
खोलने की इजाजत है, जिसको देखते हुए नोएडा के मैरिज हॉल व्यवसायियों ने तैयारियां तेज कर दी। मैरिज हॉल में किसी भी समारोह में ज्यादा से ज्यादा 50 मेहमानों को इकट्ठा करने की इजाजत होगी। सरकार 21 जून से और ज्यादा रियायत देने जा रही है, यानी जो आर्थिक स्थिति पटरी से उतर गई थी उसे पुनः वापस लाने के लिए सरकार अब लगातार प्रयासरत है। यही वजह है कि जो मॉल हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उन्हें भी 21 जून से खोलने की इजाजत दी जा रही है। साथ ही जो दुकानें खुल रही थी उनकी समय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी अब सुबह 7 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। और यही वजह है कि जो बैंक्वेट हॉल हैं, जो मैरिज हॉल हैं, उन्हें भी रियायत दी जा रही है। और यही वजह है कि जो मैरिज हॉल हैं वहां पर तैयारी शुरू हो गई है, यानी अगर चाहे वो शादी समारोह हो या कोई अन्य फंक्शन, सभी में नियमों का पालन हो, इसका पूरा ख्याल जो यहाँ के मैनेजर हैं, जो मालिक हैं, वो रख रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार भी अब धीरे धीरे छूट दे रही है ताकि जो स्थितियां पहले थीं उससे लोग बाहर निकल के आए, अपना कारोबार करें और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश अपनी आर्थिक स्थिति पर लौटकर आए। सिनेमा हॉल, स्टेडियम खोलने की इजाजत नहीं। जिम, स्विमिंग पूल भी अभी लॉक रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। शादी, ब्याह और अन्य आयोजनों में अधिकतम 50 मेहमानों के इकट्ठा होने की छूट रहेगी। अगर लापरवाही की यही हालात रहे तो नई रियायतों के साथ मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को समझना होगा कि कोरोना के अभी केवल केस कम हुए हैं, न कि कोरोना खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन पहाड़ों पर जो भारी बारिश है लगातार जारी है, जिसकी वजह से नदियां प्रचंड होती जा रही है। मैदानी इलाकों तक पहुंचते पहुंचते इनका बहाव इतना तेज हो गया कि समंदर की तरह दिखाई दे रही है। ये नदियां सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब दिखती हैं। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनका आशियाना है। इसीलिए कहना पड़ रहा है कि पहाड़ से उतरी प्रचंड आफत, नदियां बनी समंदर। मॉनसून से पहले ही लगातार हो रही बारिश ने हालात भयावह बना दिए हैं और ये हालात यूपी से लेकर उत्तराखंड तक देखने को मिल रहे हैं। जहां नदियां उफान पर हैं, तो वहीं कई जगह लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। यही नहीं, लगातार भूस्खलन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कहीं नदियां उफान पर, कहीं पहाड़ हिलने लगा, कहीं बाढ़ में फंस गई जिंदगियां। लगातार हो रही बारिश इस वक्त उत्तराखंड में खौफ पैदा कर रही है, क्योंकि बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बागेश्वर और पौड़ी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया और उनकी रफ्तार सिहरन पैदा कर रही है। बागेश्वर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर न सिर्फ बढ़ गया बल्कि अब डराने लगा। पौड़ी में भी 3 दिन से हो रही बारिश लोगों में खौफ पैदा कर रही है, क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और अब सड़कों तक पहुंच रहा है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के वेग ने लोगों में दहशत भर दी है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। वहीं आसपास रहने वाले लोग डरे हुए हैं। सिर्फ लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर नहीं है, बल्कि पहाड़ों की सब्र का बांध भी टूटने लगा है। कर्णप्रयाग और ऋषिकेश में लगातार भूस्खलन और कटान हो रहा है। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक से पहाड़ पर से मलबा गिरने लगा। इस दौरान हड़कंप मच गया। भूस्खलन होने की वजह से सड़क बंद हो गई और कई वाहन फंस गए। एक बार फिर से देखिए ये तस्वीरें जो रूह कपा देती है। वहीं ऋषिकेश में बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, जो आसपास के इलाके को लील जाने को तैयार बैठी है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कों का कटान होना शुरू हो गया, जिसके बाद आवाजाही बाधित हो गई।
टिहरी में तो ऑल वेदर रोड ही धंस गई। तेज बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 94 का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और ये सब लगातार हो रही बारिश की वजह से हुआ। लगातार हो रही बारिश की वजह से सिर्फ उत्तराखंड हलकान नहीं है, बल्कि उसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है, जहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मानो सब कुछ नील जाने को आतुर है। अम्बेडकर नगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की ये तस्वीरें हैं। लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज के सब्र ने जब साथ छोड़ दिया, उसके बाद बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पीलीभीत में शारदा नदी में तो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। शारदा नदी का तेज बहाव अब डराने लगा है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत देखी जा रही है। शारदा का तेज वेग खौफ पैदा कर रहा है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल लगातार हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और उत्तराखंड से लेकर यूपी तक हालात भयावह हो चुके हैं। ऐसे में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है, तो वहीं प्रशासन बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सोचिए जरा, जिस रात पूरी दुनिया सुबह होते ही अपने पिता को सरप्राइज देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, फादर्स डे विश करने के लिए तैयार हो रही हो, उसी रात कौशाम्बी में 2 कलयुगी बेटे फंड के लिए अपने पिता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। क्या कहेंगे? फादर्स डे पर मौत का सफर। फादर्स डे के दिन जब पूरी दुनिया में लोग पिता को तोहफे दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उन्हें याद कर हसीन दिनों को संजो रहे हैं, तो वहीं कौशाम्बी में फादर्स डे के दिन एक खौफनाक वारदात लोगों के दिलों को दहला रही है। फादर्स डे पर पिता की हत्या, बेटों ने फंड के लिए किया कत्ल। कौशाम्बी में फादर्स डे पर कलयुगी बेटों ने फंड के पैसों के बंटवारे को लेकर अपने पिता को कमरे में बंद कर लोहे की रॉड से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बेटों की इस हरकत से घर में कोहराम मच गया। परिजन खून से लथपथ वैद्यनाथ पाल को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बेटों की हरकत से इलाके में आक्रोश, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, तोड़फोड़। मंजनपुर के गांधीनगर में रहने वाले बैजनाथ पाल जनवरी महीने में रेलवे से रिटायर हुए थे। पिता के रिटायर होने के बाद से बेटा वीरेंद्र और सुरेंद्र फंड के रुपयों को लेकर अक्सर विवाद करते थे। बताया जा रहा है कि 10 दिन बाद घर पर बेटी की शादी होनी थी, जिसकी तैयारियां चल रही थी। पैसों के खर्च को लेकर फिर से सुरेंद्र और वीरेंद्र का पिता से विवाद हुआ और दोनों ने पिता को कमरे में बंद कर लोहे की रॉड से इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। बेटों की हरकत से बैजनाथ की मौत की खबर से इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपियों की बाइक में तोड़फोड़ कर इलाके में जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इलाके में एहतियात के तौर पर फोर्स तैनात कर दी गई है। एक सूचना आई कि मंजनपुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में एक बैजनाथ पाल जी हैं, रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। उनके बच्चों ने उन्हें पैसे के बंटवारे को लेकर मारकर हत्या कर दी है और इस पर तत्काल सूचना पर हम लोग पहुँचे मौके पर। जिन लोगों ने मारा है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो और भी तथ्य आएंगे उनको भी विवेचना के दौरान प्राप्त किया जाएगा। फंड के लिए पिता की हत्या की ये वारदात शर्मसार करने वाली है कि हर पिता अपने बुढ़ापे के लिए बेटों का सहारा चाहता है, लेकिन कलयुगी बेटों ने सहारा बनने की जगह रुपयों के लिए अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। कौशाम्बी से एबीपी गंगा के लिए अभिसार की रिपोर्ट।